हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आपको बाकी सारे यूनिट्स आपने अब तक देख लिए होंगे, सोगा बहुत एंजॉय किया होगा। पार्टनरशिप का भी यूनिट 1 हो गया। अब पार्टनरशिप के यूनिट 1 के जो लास्ट टॉपिक्स थे उससे लेके आगे बढ़ते हैं और आपको आगे की कहानी बताते हैं। तो सर सबसे पहले ना टाइप्स ऑफ पार्टनर पर आते हैं। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर में सबसे पहले आता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में। ये थर्ड पार्टी को लायबल भी होता है, साथ ही साथ इसको ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं, भारी इंग्लिश वाला नाम। और इसको रिटायरमेंट के टाइम पर पब्लिक नोटिस भी देना पड़ता है। फिर आता है नॉमिनल पार्टनर। से नॉमिनल पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो सिर्फ नाम के लिए पार्टनर है। ये पार्टनरशिप फर्म में अपना नाम रेंडर करता है, कोई एसेट लायबिलिटी कुछ नहीं देता, लेकिन थर्ड पार्टी को ये आदमी लायबल होता है। आईसीआई बोलता है तो है। सब पार्टनर मतलब जो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर पार्टनर का पार्टनर है, दैट इज नोन एज अ सब पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर कैन बी अ रिटायरिंग पार्टनर या एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, या सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर जो डेथ कर गया हो। आउटगोइंग मतलब जो पार्टनरशिप फर्म से अपना रिलेशनशिप खत्म कर रहा है। अब इस केस में अगर आप स्लीपिंग पार्टनर हो तो आपको पब्लिक नोटिस की कोई जरूरत नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जो पार्टनरशिप बिजनेस के में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, वो होता है स्लीपिंग पार्टनर। सर पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली कौन है? वो लोग जो लोग सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करते हैं, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। मतलब इनका काम ही यही है, ये आए इसलिए है कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना है और कुछ नहीं। सर ये माइनर रहते हैं। ये क्या माइनर है? हाँ सर ये माइनर्स है, ठीक है। सर क्या माइनर के अलावा भी कोई इसमें आता है? हाँ बाकी लोग भी आ सकते हैं, अगर वो सिर्फ किस चीज के लिए आ रहे हैं, रोकड़ा मतलब प्रॉफिट के लिए। फिर आता है इनकमिंग पार्टनर। वो तो भैया नया पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में आता है वो इनकमिंग है। और दूसरा है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय एस्टोपल। एस्टोपल या होल्डिंग आउट को आईसीआई डिफरेंशिएट नहीं करता। इसमें मतलब बेसिकली ये है कि एक ऐसा आदमी जो एक्चुअल में पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है, बट ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, तो वो थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। दैट कंप्लीट्स योर यूनिट नंबर 1। जब यूनिट नंबर 2 को हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि वो यूनिट काफी बड़ा है। सो उसका पहला पार्ट आता है, पहला सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 9 से शुरू होता है, वो 38 तक जाता है। सो वी आर ट्राइंग टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। तो 9 वाला पहला बोलता है जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। सर पार्टनरशिप में पार्टनर्स की बस 5 जनरल ड्यूटीज हैं। एक, अटमोस्ट गुड फेथ में काम करना, जो एक दूसरे से जस्ट एंड फेथफुल रहना, ग्रेटेस्ट कॉमन इंटरेस्ट में काम करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू बनाना, और जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव आए तो उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करना। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 10 बताता है ड्यूटी ऑफ इंडेमनिटी टू फ्रॉड। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर की गलती या कोई पर्टिकुलर पार्टनर ने फ्रॉड किया है बाहर वाले के साथ, तो बाहर वाले के साथ तो म्यूचुअल एजेंसी है, सारे पार्टनर्स उसको देंगे, लेकिन 10th ये बोलता है कि वो पर्टिकुलर पार्टनर जिसने फ्रॉड किया है वो बाकियों को कंपेंसेट करेगा। फिर सेक्शन नंबर 11 आता है, बहुत गजब का सेक्शन है, इसमें 2 पार्ट है, ए और बी। सेक्शन नंबर 11 का ए बोलता है कि पार्टनर्स की राइट और ड्यूटीज डिसाइड होंगी बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दोस पार्टनर्स। 11 का बी बोलता है कि कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में रह के किसी भी दूसरे तरीके का बिजनेस नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड नथिंग एल्स। इसके बाद आता है सेक्शन 12 में सर वैसे तो 9 वाले ही चारों पॉइंट है, ए बी सी डी, कि भैया बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है, डिलीजेंटली पार्टिसिपेट करना है, ट्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देने। बट इसमें एक नया पॉइंट है कि पार्टनरशिप में कोई भी डिसीजन अगर स्मॉल बिजनेस डिसीजन है तो वो स्मॉल बिजनेस डिसीजन लिया जाएगा मेजोरिटी से, और लार्ज बिजनेस डिसीजन जैसे जो चीज से रिलेटेड, जैसे पार्टनरशिप का नेचर चेंज कर देने का या बिजनेस चेंज कर देने का। पहले मेकअप बनाते थे, अब सीमेंट बनाने लगेंगे। अगर लड़कियां समझे तो काफी सेम ही है, ठीक है। तो उस केस में आपको चाहिए होता है कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है। मेजॉरिटी अगर छोटा मैटर है, बड़ा मैटर है तो कंसेंट ऑफ ऑल। उसके बाद आता है सर सेक्शन 13। सेक्शन 13 तब आता है जब कोई चीज डीड में एब्सेंट है। माइंड यू डीड एब्सेंट नहीं है, डीड में कोई बात एब्सेंट है। जैसे सर अगर पार्टनर्स के बारे में, प्रॉफिट के बारे में नहीं लिखा तो प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। अगर रेम्यूनरेशन के बारे में नहीं लिखा तो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के लिए एंटाइटल नहीं होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम प्रॉफिट ओनली मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर मिलेगा। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ खर्चा कर दिया तो जो भी एक नॉर्मल प्रूडेंट आदमी को मिलता है वो पूरा उसे दिया जाएगा। और अगर किसी पार्टनर की नेग्लिजेंस की वजह से फर्म को नुकसान हुआ है तो वो नेग्लिजेंस का खर्चा पार्टनरशिप फर्म बेयर करेगा। दैट वाज 13। उसके बाद सेक्शन 14-15 बड़ा इजी है। 14 बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी वो है जो फर्म के पैसे से खरीदी गई है। लेकिन फिर एक बात बोलता है, गुडविल भी फर्म की प्रॉपर्टी है, टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल, गुडविल को अलग से बेच भी सकते हैं। फिर एक छोटी सी बात इसमें और है, मैं सब कुछ कवर कर रहा हूं, कि अगर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म ने अपनी प्रॉपर्टी अपने पैसे से खरीद के दी है तो सर वो फिर पार्टनर की प्रॉपर्टी होगी।
15 में बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म के एसेट को आप फर्म के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब फर्म की गाड़ी में फर्म की गर्लफ्रेंड घूम सकती है, पार्टनर की गर्लफ्रेंड नहीं घूम सकती, मतलब यू विल यूज इट फॉर बिजनेस पर्पस ओनली। फिर सेक्शन 16 में दो पार्ट हो। सेक्शन 16 का 1 बोलता है कि कोई भी पार्टनर सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बना सकता पार्टनरशिप फर्म का नाम यूज करके या उसके ट्रांजैक्शन में या सर उसके कोई कनेक्शन को इस्तेमाल करके उसमें प्रॉफिट नहीं बना सकता। 16 का भी बोलता है कि अगर कोई पार्टनर है, ठीक है, जो कंपीटिंग बिजनेस करना चाहता है या दूसरा बिजनेस करना चाहता है करे, लेकिन उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ अपना प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। 17 वाला सेक्शन बेफालतू बकवास है, टाइम वेस्ट है, तो उसमें हम लोग अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 18 का जो सेक्शन है वो ये बोलता है कि बस 18 इतना ही लाइन बोलता है कि हर पार्टनर बाकी पार्टनर्स का एजेंट है। 18 बस इतनी बात बोलता है और कुछ नहीं बोलता लायबिलिटी के बारे में, सिर्फ इतना बोलता है कि हर पार्टनर बाकी पार्टनर का एजेंट है। 19 और 22 इंप्लाइड अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं, जिसमें 19 बोलता है कोई भी चीज इंप्लाइड अथॉरिटी में तब है जब वो सी और यू कॉमन बिजनेस ट्रांजैक्शन है यूजुअल मैनर में किया गया, और 22 बोलता है जब वो इन द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म किया गया। इसमें ये लोग कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे इनमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप बाय खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो नहीं आता इंप्लाइड अथॉरिटी में। कोई केस में अगर मैंने पार्टनर को रिप्रेजेंट करने भेजा तो वो वहां से विड्रॉ नहीं कर सकता, लाइबिलिटी एडमिट नहीं कर सकता और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट अपने नाम पे नहीं खुलवा सकता और फर्म के नाम पर फर्म को पार्टनर नहीं बना सकता और केस नहीं कर सकता बाहर वाले पे। इसका एक एक्रोनिम है हमारा आईपीएल वर्ल्ड कप फाइनल इज प्लेड बिटवीन दिल्ली एंड बैंगलोर। अगर आपने ये देखा है तो उससे आपकी नॉलेज और क्लियर हो जाएगी। वन शॉट का लिंक इसी वीडियो के नीचे लगा दूंगा जिससे आप देख सकें। अच्छा, इसके बाद 1920 फिर एक आता है सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 किस बारे में बात करता है? एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन के बारे में, कि अगर हम चाहें तो इंप्लाइड या एक्सप्लाइड अथॉरिटी को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो विल कीप इट टिल सेक्शन नंबर 20 आज के लिए, और नेक्स्ट वाला पार्ट 21 से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।